हम लोगों ने क्या है कि अगर हमें फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी बात करें अगर हम, तो उसमें ये बोला गया है कि जीएसटी जब आया है, जो जीएसटी आया है उसमें हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा है कि स्टेट और सेंट्रल का हिस्सा खराब ना हो जाए। तो उस केस के लिए हम लोगों ने जो अडॉप्ट करा जीएसटी का मॉडल वो था ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है इसलिए अडॉप्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी जो कंट्री है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है, मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर को अलग अलग पावर दे रखी। पहले क्या होता था, पहले जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती थी टैक्स से, वो अलग अलग डिवाइड कर रखी थी कि भाई वैट और सीएसटी जो होगा वो स्टेट के खाते में जाएगा, और सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनसे जो रेवेन्यू आएगी वो सेंट्रल के खाते में जाएगी। अब क्या हुआ, जब जब जीएसटी आ रहा था तो गवर्नमेंट कहने लगी, कुछ गवर्नमेंट कहने लगी कि सर हमारा तो वैट का हिस्सा जो हमारे पास रेवेन्यू आता था वैट से, वो तो हमारा मर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि किसी के रेवेन्यू में कोई असर ना पड़े, उसके लिए उन्होंने ये मॉडल अडॉप्ट करा जिसमें उन्होंने क्या लाए, सीजीएसटी एसजीएसटी लाए। कि मतलब अगर कोई भी टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स, कोई भी चीज चार्ज करी जाएगी, अगर विद इन स्टेट सामान बेचा जाएगा तो सीजीएसटी से चार्ज करेंगे, और आउटसाइड द स्टेट चार्ज करेंगे तो एसजीएसटी आईजीएसटी चार्ज करेंगे। मतलब स्टेट और सेंट्रल का हिस्सा टैक्स के अंदर अलग अलग होगा। ये बड़ा ध्यान रखा गया इस चीज का। अगर मान लीजिए कोई ट्रेडिंग यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है तो एसजीएसटी की जगह पे क्या चार्ज होगा, एसजीएसटी की जगह पे चार्ज होगा आपका यूटीजीएसटी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे करा, इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ये था। इसके बाद इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसमें रूल एक वो सिस्टम लाया गया, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब हर प्रोडक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए सबके कोडिंग दी गई, जिनको कोडिंग का नाम दिया गया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ एचएसएन नंबर, जिसे हम एचएसएन नंबर के नाम से जानते हैं। फिर एक बात आई कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली क्या होती है, उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई नया ट्रेडर आ रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसने और उसे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, वो स्मॉल ट्रेडर है, तो उन बिजनेसमैनों के लिए बोला गया अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा ले लेकिन लोगों से टैक्स ना चार्ज करे, अपने प्रोडक्ट को बिना टैक्स के बेचे, बस अपनी सेल का कुछ परसेंट हमें दे दे। वो क्या परसेंट होगा बाद में डिस्कस करेंगे। सर्विस प्रोडक्ट और सर्विस वालों को भी दिया है, लेकिन वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज को दिया है। इसकी बात करिए हमने रजिस्ट्रेशन की, क्या हर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, स्टेट विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज। इन स्टेटों में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हो। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है ना। ये बोला गया है एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिक्वायर्ड ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट यूनिटी फ्रॉम वेयर he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceed that threshold। अगर इससे ज्यादा चले गई तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर स्टेट विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इन स्टेटों में है तो 20 लाख से ऊपर चले गई तो आपको टैक्सेबल करवाना, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट, मतलब इन स्टेटों में आता है, चाहे किसी, अगर कंट्री में अगर आपकी टर्नओवर 10-20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख रुपीज गुड्स, ठीक है ना, इन जगहों पे चाहे जेएनके में या असम में, हिमाचल प्रदेश या किसी भी स्टेट में 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपकी जो आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, आप चाहे कहीं पे भी हो। नेक्स्ट है आपका exemption। Exemption बेसिकली क्या है, apart from providing relief of small scale businesses, the law also contain the provision for granting exemption for the payment of tax on the essential goods। कुछ essential goods है उसके लिए exemption भी गवर्नमेंट दी है कि भाई इस प्रोडक्ट पे, इस गुड्स पे या इस सर्विस पे गवर्नमेंट ने बताया इस पे टैक्स छोड़ दो या एग्जाम कर दो। कुछ एसेंशियल चीजें हैं उनके ऊपर बोला गया इसे माफ कर दो, इनके ऊपर टैक्स, तो एग्जेम्पशन भी दी गई है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रेडिट का सीमलेस फ्लो है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह पीछे से क्रेडिट लिया, फिर आगे वो हम लोगों ने उसका, मतलब आगे जब उसे बेचा तो उस पर टैक्स लिया हमने, और पीछे से हमने जो पीछे हमने टैक्स दिया था उसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। हम लोग इलस्ट्रेशन करने जाएंगे, फिर इलस्ट्रेशन करके नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल, ठीक है। ओके सर। आपको कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताओ पहले तो, किसी चीज में दिक्कत आ रही है? सर वो एक बार दोबारा बता दो, कैश क्या बता रहे थे आप? क्या चीज? कौन सा वाला बताओ? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, कैस्केडिंग फैक्ट। कैस्केडिंग फैक्ट बेसिकली होता क्या है, कैस्केडिंग फैक्ट होता है कि जैसे
पीछे जो आपने पीछे जो टैक्स दिए ना, हो सकता है आपने पीछे टैक्स दिया एक्साइज ड्यूटी। पहले क्या होता था, पहले की बात होती थी कि जैसे मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरी जो मैं आगे जो सामान बेचूंगा तो मैं लोगों से चार्ज करता था सर्विस टैक्स, ठीक है ना। मैं क्या चार्ज करता था, सर्विस टैक्स। भाई मैं जब तुम्हारे एडमिशन, तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे एडमिशन लूंगा तो तुमसे मैं चार्ज करता था सर्विस टैक्स, तो मैं तुमसे सर्विस टैक्स लूंगा। पीछे मान लीजिए मैंने फर्नीचर भी खरीदा, तो फर्नीचर के ऊपर मैंने वैट दिया, करेक्ट है ना, वैट दिया मैंने। पहले क्या होता था, गुड्स के ऊपर लगता था वैट और सर्विस के लगता था सर्विस टैक्स। पीछे मैंने क्या दिया, वैट। मान लीजिए मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा कुछ सामान, तो मैंने एक्साइज ड्यूटी दी। तो जो वो टैक्स मैंने दिया है ना, उस टैक्स को मैं अपने आगे वाले सर्विस टैक्स जो मैंने चार्ज किया उससे क्रेडिट नहीं ले सकता था। तो क्या करता था मैं, जो मैंने टैक्स दिया उस टैक्स को मैं अपने कॉस्ट का हिस्सा बना लेता था। तो इससे क्या होता था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया बड़ा सिंपल सा, इसमें ये वाला एग्जांपल बताया जिसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली दिखाया कि इस केस में क्या हुआ कि पीछे जो हमने एक्साइज ड्यूटी दी थी, जो मैंने एक्साइज ड्यूटी पीछे दे रखी है, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज हुआ। देखो ना यहाँ पर, भाई देखो 10 लाख रुपए का सामान ये खरीदा था मैंने, जिसमें 12% ये दिया वैट एक्साइज ड्यूटी और 12.5% वैट दिया। मुझे प्रोडक्ट पड़ा 12,45,000 रुपए का। तो मैं क्योंकि आगे रिकवर सिर्फ वैट ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे खर्चा कंसीडर नहीं करता हूँ जो टैक्स में रिकवर कर सकता हूँ। एक्साइज में आगे ले नहीं सकता, इसलिए मैंने माना कि मेरी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो कितनी है, 10 लाख प्लस 1,20,000। तो मैंने कीमत कर दी उसकी 11,20,000 मेरी कीमत है, 80,000 मैंने प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ा, मैंने उसकी कीमत कर दी 12 लाख। अब इस 12 लाख रुपए की वैल्यू के अंदर ये 1,20,000 पे भी जुड़ा हुआ है जो टैक्स का है। फिर मैंने जो क्लाइंट को जब टैक्स चार्ज करा 12.5%, फिर मैंने चार्ज करा, तो इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा। इसके वजह से यहाँ पर जो वैल्यू है ये बढ़ के आ गई, तभी तो ये 1.5 लाख रुपए आया। अगर इसमें से 1,20,000 हटा दूं मैं और उसके ऊपर 12.5% लगाऊं, तो यहाँ पे टैक्स की वैल्यू कम आएगी और ये फिर ये प्रोडक्ट कम सस्ता हो जाएगा, है ना। हेलो, तो यही होता है, इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना, ठीक है। दैट इज आया समझ में अब? यस सर। ठीक है, तो अब आप इसे करना कोशिश करो, ठीक है। यस सर। कल देखते हैं। थैंक यू सर।